नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं इस समय ईरान के युद्ध का भारत पर प्रभाव। भारत के प्रधानमंत्री ने हालांकि स्टेटमेंट दिया है, पार्लियामेंट में खुला स्टेटमेंट, और साफ तौर से कहा कि ये संकट जो है वो आज का संकट नहीं है, भविष्य का भी। हम इसकी तुलना इराक वॉर से करेंगे 1991 के, 2003 के, और इसके अतिरिक्त एलपीजी बनाम पीएनजी का जो चक्कर चल रहा है, पेट्रोलियम का जो चक्कर चल रहा है, या क्रूड ऑयल का जो भारत में समस्या आ रही है। और इस बीच में आर्थिक सर्वेक्षणों में, यानी कि विश्व की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत के विषय में क्या कहा है, भारत को कितना संकट में वो मानते हैं या फिर भारत को सुरक्षित मानते हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और क्यों भारत सरकार इस समय पीएनजी को लेकर ये कह रही है कि आप पीएनजी और सीएनजी पर आइए, एलपीजी से अपने आप को डिविएट करिए, जितना कोशिश हो सकती है उतना एलपीजी से हटकर पीएनजी और सीएनजी पर आइए। क्या है इसके कारण, हमारे पास क्या क्या और उपाय हैं, और भारत की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा क्या रोल है, हम कितना कर पा रहे हैं। दरअसल ये अनिश्चितता खत्म नहीं हो रही। हालांकि ये तो मानना ही पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस समय बहुत भंवर में फंस चुके हैं, क्योंकि $30 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्जा हो चुका है। अमेरिका की सरकार यानी कि यूएसए की सरकार को $30 ट्रिलियन घाटा हो चुका है, मतलब वो घाटे में चल रही है। और विश्व की सबसे घाटे की इकोनॉमी अगर किसी की चल रही है तो वो यूएसए की चल रही है। यूएसए ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया की जो एनर्जी फ्यूचर है वो एनर्जी उनके पास आ जाए। वेनेजुएला में उन्होंने वही किया, ग्रीनलैंड में वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ईरान को वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक बड़ा देश है, बहुत समय से वो लड़ाकों का देश है, इसलिए ईरान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा इराक पर भी 2 बार में कर पाए थे। क्यों वो समय साधन दे दिया था? क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, और कुवैत पर कब्जा करने की वजह से अमेरिका, उसमें जॉर्ज बुश उतर आए थे, और जॉर्ज बुश उतरने के बाद, जॉर्ज बुश मतलब जॉर्ज बुश उतर आए थे, और वो कुवैत की तरफ से युद्ध करके उसको आज़ाद करवाया था। बहुत बड़ी तादाद में इराक पर नुकसान हो गया था, लेकिन वो 1991 की बात थी। और 2003 यानी कि ठीक 8 साल बाद, 9 साल बाद, जब उनका बेटा बैठा, उनका बेटा से मतलब है जॉर्ज डब्ल्यू बुश बैठा, तो उसने सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट करने के लिए संकल्प लिया, और सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई। कई दिन तक युद्ध चला। उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस 2011 तक वहां रही। कुल मिलाकर उन्होंने उसको उपनिवेश बना लिया। आज इराक के तेल पर अमेरिका का कब्जा है, वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा है, और अगल बगल जहां जहां तेल के ये छोटे छोटे जो कंट्री हैं, यूएई की हम बात कर लें, सऊदी अरेबिया की हम बात कर लें, या और जो अगल बगल कुवैत, ये इनके तेलों के भंडार पर मोस्टली अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका का कब्जा से मतलब इनडायरेक्ट कब्जा है कि उनकी पॉलिसी ही उस पर चलती है। ऐसे 15 से 20 देश हैं। अब ईरान इसके बीच में है। ईरान पर उन्होंने हमला कर तो दिया है, लेकिन ईरान लड़ रहा है, और ईरान ने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। सद्दाम हुसैन ने उस समय तेल के कुओं में आग लगवा दी थी, ये सोचते हुए कि तेल के कुओं में आग लगवा देंगे तो उससे एनर्जी संकट विश्व में खड़ा हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ईरान ने भी हरमुज जलडमरू को बंद करने के लिए अपना संकल्प लिया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हों कि हम ऊर्जा संयंत्र जला देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तुम्हारी बंद कर देंगे, उधर से जवाब आ रहा है अगर बंद कर दोगे तो हम हरमुज जलडमरू पूरा बंद कर देंगे, और पूरे तेल की सप्लाई पूरे विश्व त्रहिमाम करेगा। आज समस्या ईरान और अमेरिका के युद्ध की नहीं है, समस्या है पूरे विश्व को जो एनर्जी सप्लाई होती है वो हरमुज जलडमरू से होती है, और हरमुज जलडमरू पर जो पूरा प्रभाव है वो ईरान का है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास भी, भारत में भी आज की तारीख में जो हम तेल आयात करते हैं उस आयात का 40% लगभग वहां से आता है। पहले 50-60% तक आता था, लेकिन बाद में जब रशियन हमने ऑयल लेना शुरू कर दिया तो हम डिपेंडेबिलिटी थोड़ी हमारी कम हो गई। आज की तारीख में जैसे ही वो हुआ तो हमारे तेल इंपोर्ट का 30% लगभग वहां से डिपेंडेबिलिटी रहेगी, 70% हमने इधर उधर से अपना अरेंज कर लिया। वो अलग बात है कि तेल की कीमतें $70 पर बिलियन से हमारे देश में 160 और 165-67 डॉलर तक हो गई, यानी कि दुगने से भी डबल हो गई, 2.5 गुना कीमतें बढ़ गई हैं क्रूड ऑयल की, क्योंकि हम इधर उधर के सोर्सों से उसको मंगवा रहे हैं। और भारत सरकार अभी भी तेल के रेट बढ़ाने के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है।
ये मुख्य कारण है। लेकिन भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि पीएनजी पर आ जाओ, सीएनजी पर आ जाओ, एलपीजी पर। एलपीजी इसलिए भारत सरकार इस बात को कह रही है क्योंकि पीएनजी और सीएनजी के सोर्सेस में केवल हम 20% उस जल डमरू से, कतर से मंगवाते हैं। यानी कि हमारी जरूरत का 20% हरमुज जल डमरू से आता है, बाकी 80% 50% तो हम खुद ही पैदा करते हैं और बाकी का 30% हम दूसरे देशों से लेते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा सोर्स है, यूएसए एक बड़ा सोर्स है, रशिया एक बड़ा सोर्स है, वहां से हम लेते हैं। इसलिए एलपीजी वहां से, चूंकि उस जल डमरू से एलपीजी का हम 60% आयात करते हैं, लेकिन लिक्विफाइड नेचुरल गैस का हम वहां से 20% ही इस समय आयात कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो एलएनजी पर हम लोग आ जाएं, यानी कि पीएनजी और सीएनजी पर भारत आ जाए। तो वो अगर जल डमरू पूरा भी बंद हो जाएगा तो भी पीएनजी सीएनजी के आधार पर, चूंकि दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ले रहे हैं, इसलिए हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यही कारण है कि पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई में कोई कमी नहीं की गई है। एलपीजी में कुछ कटौती की गई क्योंकि एलपीजी का जो परसेंटेज है वो 60% हम हरमुज जल डमरू पर डिपेंड करते हैं। ऑयल के भी मामले में मैंने कहा कि इस समय हम 70% बाहर से मंगा रहे हैं, 30% वहां से आता है और रशियन ऑयल को हम और बढ़ा सकते हैं। बस इतनी सी बात है। इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है। दूसरा, फेयर जो वो बढ़ गया है, मेंटेनेंस की कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से $70 $69 से हम $167 और $170 तक पहुंच गए हैं एक बैरल के लिए, यानी कि 2.5 गुना पैसे बढ़ गए। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक पैसे नहीं बढ़ाए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात ईरान से हो रही है। कुछ नाम भी उन्होंने कहा कि जिनके माध्यम से बात हो रही है, बड़ी पहले राउंड की बड़ी पॉजिटिव बात हुई है और बैक हैंड से बात हो रही। ईरान के अंदर अब 2 ग्रुपों को बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। एक तो स्टेटमेंट वहां की असेंबली के चेयरमैन का आया, जिसने कहा हमसे कोई वार्ता नहीं हुई और हम वार्ता करने वाले भी नहीं। उनकी ऑफिशियल प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम कोई वार्ता नहीं करने वाले और अब फाइनल होगा जो भी होना है। अगर ज़्यादा हमको समस्या हो जाएगी तो फिर हम हरमुज जल डमरू पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, वो हमारी ज़मीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, इस पे वार्ता चल रही है, उसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, सऊदीया का नाम आ रहा है, कतर का नाम आ रहा है, अगल बगल के देश कई मिलकर ईरान से बात करें। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगल बगल के देश मिलकर बात कर रहे हैं ईरान से, ईरान के वो दूसरे ग्रुप से बात कर रहे होंगे जो आयतुल्ला के अलावा दूसरा ग्रुप है, यानी कि जो सरकार में है उसके अलावा ग्रुप जो अपोजिशन में रहते हैं, उन अपोजिशन के ग्रुपों से बात की जा रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बहुत जल्दी ईरान भी अमेरिका का उपनिवेश बनने वाला है और सरकार वहां पर जो बैठी है, अंदर से इंटरनल डिस्टर्बेंस करके ऊपर से प्रेशर लगाकर वो सरकार बदलने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि अमेरिका भी इस समय भड़बड़ा रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी इस समय बड़ी परेशान हो रही है। बात करते हैं भारत की। मूडी जिसको हम सब जानते हैं कि वो विश्व की बड़ी क्रेडिट एजेंसी है, मूडी ने आज प्रेडिक्शन कर दिया। मूडी ने पहले इस ईरान युद्ध से पहले हमारे साथ प्रेडिक्शन किया था कि हमारी इकोनॉमी 7.8 और 7.9% से बढ़ेगी, यानी कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट और लगभग 8% के हिसाब से जीडीपी बढ़ने वाली। लेकिन अभी ईरान युद्ध के बाद उन्होंने कहा कि अगर ईरान युद्ध जल्दी ना रुका, क्योंकि अभी तक भारत संभालने में सक्षम है, अभी भारत 1-2 महीने भी संभाल सकता है, भारत के पास इतना वो है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चला तो फिर भारत की जो जीडीपी है वो 4.5% पर आ जाएगी। अब 4.5% पर अगर वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 4.5% पर आ जाएगी इस संकट के दौरान, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इसको संभालने में सक्षम हूं। इसलिए ये बात सामने आती है क्योंकि अगर मोदी जी की सरकार ना होती, यानी कि भाजपा की सरकार ना होती और सरकार होती चंद्रशेखर की, आप याद करिए 1991 में जब इराक पर युद्ध हुआ था अमेरिका का, जॉर्ज बुश ने हमला किया था, उस समय हालांकि वो सिर्फ 40 दिन का मामला था कुवैत के संरक्षण के लिए, लेकिन इराक से हम तेल इंपोर्ट करते थे और ईरान से भी हम करते ही थे। ऐसी परिस्थिति में उस समय भी ये संकट हमारे सामने आ गया था और संकट इतना बढ़ गया था कि हमारा तेल इतना महंगा हो गया था, हमारे पास रिजर्व भी नहीं था और चंद्रशेखर सरकार के सामने एक आर्थिक संकट आ गया था, जिसकी वजह से हमने अपना सोना विदेश की 2 बड़ी बैंकों में गिरवी रखा था।
रातों रात सोना यहां से भेजना पड़ा ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और हम तेल खरीद सके, नहीं तो कंट्री बंद होकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कंट्री की आज की तारीख में दो ही आवश्यकताएं हैं, एक हम एनर्जी पर डिपेंड करते हैं विदेशों पर, दूसरा एक और चीज है जो सॉफ्टवेयर जो अमेरिका ने डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर पर अब हम डिपेंड करने लगे, वो भी सब अमेरिकन कंपनियों के पास है। यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो अमेरिका के कब्जे में है और जो ये है वो उनके कब्जे में है, मतलब खाड़ी से है। हम अपनी जरूरत का 30% के लगभग एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं, बना पाते हैं। अभी भारत सरकार सोलर सिस्टम पर लगातार आ रही है, ऑल्टरनेट एनर्जी, बैटरी सिस्टम और ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर है। चाइना के बाद सबसे बड़ा इंपोर्टर तेल का भारत है। ऐसी इन परिस्थितियों में जब हम इनकी बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में एक नया संकट भारत में खड़ा दिखाई दे रहा है। आप सोचिए कि उस समय हमको सोना गिरवी रखना पड़ा था और सोना 1991 में जब गिरवी रखा गया तो उसी समय सरकार बदल गई, सरकार पीवी नरसिंह राव की आ गई और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री बन गए। वित्त मंत्री के नाते मनमोहन सिंह को एलपीजी पॉलिसी लागू करनी पड़ी थी। एलपीजी मतलब लिक्विडेशन करने की, प्राइवेटाइजेशन करने की और ग्लोबलाइजेशन करने की, यानी कि भारत ने अपनी मार्केट विश्व के लिए खोल दी थी क्योंकि हम इकोनॉमिकली परेशान थे। इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया था और ये रिफॉर्म भी जहां हमारा सोना गिरवी था और विश्व के आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है उसके प्रेशर में रिफॉर्म कहा गया था कि भाई हम रिफॉर्म कर रहे हैं। आप पीवी नरसिंह राव के टाइम पर हमने रिफॉर्म के नाम से अपना देश की मार्केट खोल दी और अब भारत में विदेशी कंपनियां आनी शुरू हो गई थी। हालांकि उसके बाद इनकी सरकार के बाद सरकार वाजपेयी जी की बैठ गई। वाजपेयी जी की सरकार जब बैठी तो उन्होंने फिर से इकोनॉमी को मजबूत करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आना शुरू हुआ और भारत का फॉरेक्स रिजर्व भर गया। आईएमएफ में जो कर्जा था वो हमने निपटाया, सोना हमने छुड़वाया उस समय, और सोना छुड़वाने के बाद जो आईएमएफ में रिजर्व फंड हमारा होता है उसको भी बढ़ा दिया। उसी समय पर 2003 में इराक पर हमला कर दिया अमेरिका ने, इस नाम से कि वो अब बम बना रहे हैं, बिल्कुल सेम जो ईरान पर हमला करने का कारण वो बता रहे हैं कि न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, ये विश्व के लिए खतरा है, आतंक के लिए खतरा है, आतंकी ये पैदा कर देंगे और ये कर देंगे। सेम यही एलिगेशन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन पर लगाया था और ये एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने इराक पर हमला कर दिया है। इराक पर हमला 2003 में हुआ, उस समय वाजपेयी जी सरकार में हुआ करते थे और उस हमले के 1 वर्ष तक वाजपेयी जी सरकार में रहे। प्रभाव तो हम पर पड़ा था और हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी चूंकि भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए उसको संभालने में वो सक्षम रहे। हालांकि उसके बाद वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था और रिसेशन इतना खतरनाक आया था कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चरमरा गई थी, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, घर में बैठ गए थे, बहुत बड़ा संकट उस समय खड़ा हो गया था इराक के युद्ध के बाद। लेकिन फिर भी भारत अपने आप को बचाने में सफल रहा था क्योंकि उस समय भी सरकार वाजपेयी जी की थी। लेकिन उसके बाद जब संकट खत्म हो गया, सरकार यूपीए की आ गई और यूपीए की सरकार ने फिर कर्जे बढ़ाने शुरू कर दिए, देश में अथला पथली हो गई। अब देखिए कि वाजपेयी जी के समय पर जब संकट आ गया था एलपीजी का और तेल का, मतलब युद्ध की वजह से, उस समय भी सिलेंडर की सप्लाई अबाध रही थी और ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई। लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग ने वो हाल किया कि पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। ऐसी परिस्थिति में आज मोदी सरकार, हमारा सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के उत्तराधिकारी यानी कि नरेंद्र भाई मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो सब देशों से बात करके तेल की आपूर्ति पूरी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 राउंड वो बात कर चुके हैं। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि ये पूरी परिस्थिति में मोदी जी हैं जो सक्षम हैं इसको संभालने में। इसीलिए मोदी ने पूरे विश्व की जो प्रेडिक्शन किया है वो सब नेगेटिव जा रहे हैं। एशिया में उन्होंने कहा है, पहले वो 4% के लगभग जीडीपी बता रहे थे, आज की तारीख में वो उसको बिल्कुल नगण्य मान रहे हैं। लेकिन भारत की जीडीपी इस परिस्थिति में भी वो बता रहे हैं कि 4.5 और 6% रहेगी। यानी कि हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 4% के लगभग, 3.5% के लगभग या 4% के लगभग डाउन आएगा। लेकिन फिर भी भारत विश्व की सबसे ग्रोइंग कंट्री होगी जिसकी जीडीपी बढ़ रही होगी।
इसका श्रेय सरकार के मैनेजमेंट को जाता है। अभी तक भारत में अफरा तफरी नहीं हुई है। कुछ दिन घूसखोरों ने वो करना शुरू किया था, जमाखोरों ने सिलेंडर की बिक्री, लेकिन उनकी लगातार पकड़ धकड़ हो रही है, उन पर छापे पड़ रहे हैं। सरकार जो ऑनलाइन स्टॉक है उस स्टॉक को अधिकारी जाकर वहां देख रहे हैं। अब अधिकारी कुछ मिले हों और वो ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हों तो बात अलग है, लेकिन मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा जब कोरोना का संकट आया था तब भी हमने मिलकर भारत को संभाल लिया था, आज जो संकट आया है उसको भी हम मिलकर संभाल लेंगे। भारत के लोगों को इस समय चाहिए कि वो एनर्जी को बचाएं, कोशिश करें पूलिंग पर चलें, कोशिश करें मेट्रो से चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि बिजली का खपत कम से कम करें और जितनी ऊर्जा है बचा सकते हैं उतनी बचा लें, क्योंकि भारत अगर ऊर्जा के मामले में ठप पड़ गया तो आप समझ लीजिए पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और भारत अगर टेक्नोलॉजी के मामले में ठप हो गया तो हम सब खेती पर दोबारा आ जाएंगे, हमको खेतों में काम करना पड़ेगा और हमारे पास कोई साधन दूसरा नहीं होगा। इसलिए आज ये जो लेक्चर है इसको रिकॉर्ड करने का और इसके पूरा इतिहास भूगोल बताने का मुख्य कारण है कि आज भारत संकट में है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो भारत के साथ खड़ा दिखाई पड़े और इस समय की जो आवश्यकता है, इस समय जो एनर्जी बचाने की जरूरत है, उस पर विधिवत तरीके से काम करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।